Hello everyone, welcome back to the class. This is Ambika Singh, your accounts educator. आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, जो आप सभी को प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम कोर्सेज हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12, और आपको यहाँ पर हम हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। तो यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो भाई आप लोगों के लिए हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है, जहाँ से आपको आपके हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो यदि आप लोग अवेल करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं और अवेल भी कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो जितने भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई फटाफट से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है इंडिया का जो आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट में हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है। हम आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड करते हैं और हर एक चैप्टर में हम आपको हर एक टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, और काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम आपको सॉल्व कराते हैं, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, असर्शन, रीजन और भी बहुत कुछ। तो ये सारी चीज़ें हम आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। कोई फीस आपसे हम यहाँ पर चार्ज नहीं करते, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, बस आपको चैनल से जुड़े रहना है, जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आज की क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए, सो दैट हम अपनी आज की क्लास को शुरू करेंगे। ओके, तो आई होप सभी स्टूडेंट्स ने आज की क्लास को लाइक शेयर कर दिया होगा। सो एज यू नो माय डियर क्लास 11th अकाउंट स्टूडेंट्स, कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी एक नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया है ना। ऑलरेडी मैंने आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू भी दे दिया था कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं। फाइनली आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, पहले टॉपिक से, पहले कॉन्सेप्ट से हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस भी हम लोग फर्दर क्लासेस में सॉल्व करेंगे। तो फिर जल्दी से आ जाइए, फटाफट से लाइक शेयर करिए, क्योंकि आज हम लोग ग्रैंड ओपनिंग कर रहे हैं एक नए चैप्टर की। राइट, तो कौन सा चैप्टर है देख लो भाई, क्लास 11th अकाउंट्स का आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। राइट, तो ऑलरेडी ओवरव्यू आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। फाइनली आज हम इस चैप्टर का पहला टॉपिक लेने जा रहे हैं और आज इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे बढ़िया तरीके से। राइट, तो आपको करना क्या है भैया, पहले तो क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों को, है ना, क्योंकि आज पहले ही दिन है क्लास का। तो आज से यदि आप क्लास ज्वाइन कर लोगे तो आप ये पूरा चैप्टर आराम से यहाँ से कंप्लीट देख सकते हो। राइट, पूरा चैप्टर मैं आपको ये कंप्लीट कराने वाली हूँ। राइट, तो आज हमको क्या देखना है, कौन सा टॉपिक रहेगा आज हमारा, जो बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट है। आज मैं आपको उसका मीनिंग और उसका इंपॉर्टेंस बताने वाली हूँ। राइट, पहले तो ये मीनिंग ही समझ लें कि ये स्टेटमेंट है क्या, है ना, ये क्यों है, क्या है, इसका पूरा मीनिंग, इंट्रोडक्शन सब कुछ बताऊंगी, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये ज़रूरी क्यों होता है ये स्टेटमेंट बनाना, और ये क्या है क्या नहीं है, वो पूरा आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो आप लोग रेडी हैं, क्लास को हम लोग स्टार्ट करें। सबने लाइक शेयर कर दिया है, तो फिर आइए फटाफट से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है पहले पढ़ लेते हैं, यहाँ पे जो भी चीजें लिखी हुई है पहले रीड करते हैं। देखो लिखा है, बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है। देखो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये कोई अकाउंट नहीं होता है ना। ये जो अपन बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे ये कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने अकाउंट बनाए, बहुत सारी चीजें बनाई, अभी तक जो भी अपने देखा है ना, अपने प्रीवियस चैप्टर्स में अपन अकाउंट्स बनाए, लेकिन ये जो बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट है ये कोई अकाउंट नहीं है, बल्कि ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मतलब एक ऐसी चीज जो आपको बता रही हो, कोई चीज आपको आप कह सकते हो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट है जो आपको क्या बताता है, जो आप क्यों प्रिपेयर करते हो। तो पहली बात तो ये है कि ये प्रिपेयर किसके द्वारा किया जाता है, प्रिपेयर बाय द अकाउंट होल्डर ऑन अ पर्टिकुलर डेट। अकाउंट होल्डर मतलब बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट वो बनाता है जिसका बैंक में अकाउंट होता है,
ठीक है, जिसका बैंक में अकाउंट है वो अकाउंट होल्डर कहलाएगा, और वो अकाउंट होल्डर इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है विच मे बी एनी डेट ऑफ द ईयर। और इसके लिए कोई फिक्स डेट नहीं है कि आप साल के एंड में बनाओगे या साल के स्टार्टिंग में बनाओगे, भाई आप कभी भी बना सकते हो, कभी भी किसी भी पर्टिकुलर डेट को आप ये स्टेटमेंट बना सकते हो। क्यों बनाते हो? टू रिकाउंसिल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ये देखने के लिए, रिकाउंसिल मतलब चेक करना एक तरीके से, है ना, क्रॉस चेक करना, रिकाउंसिल करना। देखो काउंसिल मतलब चेक करना और रिकाउंसिल मतलब दोबारा से उसको चेक करना, रिकाउंसिल करना। क्या कि जो आपका बैंक बैलेंस है एज पर कैश बुक, है ना, बैंक बैलेंस जो आपका एज पर कैश बुक है उसको रिकाउंसिल कैसे करोगे आप? विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक। जो आपकी बैंक पासबुक है उसके अकॉर्डिंग जो बैलेंस है आप उसको चेक करोगे या उसको कंपेयर करोगे, वो बैलेंस है जो आपके कैश बुक में आपको नजर आएगा। क्लियर, समझ में आया? अभी देखो, अब आपको पहली बात तो ये मालूम है कि कैश बुक कौन बनाता है? कैश बुक हम बनाते हैं, जो अकाउंट होल्डर है ना वो कैश बुक प्रिपेयर करता है, अकाउंट होल्डर, राइट। जो भी एक XYZ पर्सन है वो क्या करेगा, इस अकाउंट को प्रिपेयर करेगा कैश बुक में। कैश बुक में हम इस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, और जो बैंक पासबुक है वो बैंक प्रिपेयर करती है, वो बैंक का काम है, राइट। लिखा भी है रिकॉर्ड ऑफ द बैंक, ये बैंक का रिकॉर्ड है। शोइंग एंट्रीज दैट आर रीजन फॉर द डिफरेंस बिटवीन द टू बैलेंसेज, और आपको दोनों में बैलेंस फाइंड करना होता है कि ये डिफरेंस क्या है, क्यों है और कितना बैलेंस का डिफरेंस है। समझ आया? अब देखो मैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से जोड़ती हूँ, आपको ऐसे तो समझ नहीं आएगा, बट आइए हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से यदि समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। क्लियर? तो देखो यदि मैं एग्जाम्पल दूं, आपको समझने की कोशिश करना बस, ठीक है। देखो आपको मालूम है जो एक पर्सन होता है या जिसको हम बोलते हैं अकाउंट होल्डर, ठीक है, एक होता है आपका अकाउंट होल्डर, मतलब कोई भी पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो बिजनेसमैन है ना, जो एक बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस करता है और इसका क्या है, बैंक में अकाउंट है ना, इसका क्या है भैया, बैंक में अकाउंट है इसका, ठीक है, अपना इसका बैंक में अकाउंट है, जिसमें वो क्या करता है, लेन देन करता है, बैंक में लेन देन होते हैं उसके, भाई वो कभी क्या करता है, बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है या फिर बैंक से पैसा विड्रॉ करता है, या फिर बैंक से कोई पेमेंट करेगा, पेमेंट को कलेक्ट भी करेगा, तो लाइकवाइज उसके बैंक से बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, या तो वो डिपॉजिट कर रहा है या कहीं विड्रॉ, व्हाटएवर, है ना। और ऑन द अदर हैंड हम लोगों ने अपने पिछले प्रीवियस चैप्टर्स में, आई थिंक चैप्टर नंबर 10 में हम लोगों ने कैश बुक बनाना सीखा था, डबल कॉलम कैश बुक सभी को याद है। तो भैया ये जो अकाउंट होल्डर है, अब इसका क्योंकि बैंक अकाउंट है तो इसकी जो बैंक है वो क्या करती है, एक बैंक की पासबुक को प्रिपेयर करती है। बैंक पासबुक क्या आप लोग बनाते हो? क्या आपने कभी अपनी लाइफ में या कभी कहीं देखा है किसी को बैंक पासबुक बनाते हुए? क्या कोई बैंक पासबुक पे कोई एडिट कर सकता है? नहीं, बैंक पासबुक हम नहीं, बैंक क्रिएट करती है और बैंक उसको मेंटेन करती है ना। बेसिकली होता क्या है कि बैंक क्या करता है, ये सभी पूरे ट्रांजेक्शन्स का, है ना, कोई भी व्यक्ति जो भी अकाउंट होल्डर है वो बैंक में जितने भी ट्रांजैक्शंस करेगा उन सब का वो एक रिकॉर्ड रखेगा अपने पास, उन सब का एक रिकॉर्ड रखेगा। कहाँ पे रखेगा? स्टेटमेंट में, बैंक स्टेटमेंट में वो पूरा रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। बैंक के स्टेटमेंट में पूरा आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा कि बैंक से उस अकाउंट होल्डर ने कितने बैंक से ट्रांजैक्शंस करें, वो पूरा बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड मिलेगा। और बैंक क्या करता है, इसकी एक कॉपी बना के दे देता है, जिसको हम कहते हैं बैंक पासबुक। आपको जो मिलती है ना बैंक की पासबुक, वो एक कॉपी है, वो सिर्फ एक कॉपी है। ओरिजिनल जो बैंक स्टेटमेंट है वो बैंक अपने पास रखता है, राइट। तो बैंक के पास जो है वो बैंक स्टेटमेंट है। अब क्योंकि आपको भी देखना है तो वो उसके लिए आपको एक कॉपी दे देता है, बैंक पासबुक दे देता है। आप सबके पास, जिसका भी बैंक में अकाउंट है, सबके पास बैंक पासबुक रहती है, जो कि प्रिंटेड में, उसमें आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी, पूरे आपके ट्रांजेक्शन, लेन देन, बैंक से क्या कितना आया गया, पूरा हिसाब किताब आपको बैंक पासबुक में प्रिंटेड मिलेगा। आप उसको खुद से एडिट नहीं कर सकते, राइट। क्लियर है? यहाँ तक कहानी समझ आई? तो ये सब कुछ पूरा आपको हिसाब किताब बैंक पासबुक में मिल रहा है, जो भी अकाउंट होल्डर अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शंस कर रहा है। अब आपने सुना होगा कि एक अकाउंट होल्डर क्या प्रिपेयर करता है,
एक अकाउंट होल्डर भी अपने पास रखता है एक कैश बुक रखता है ना। और यदि मैं आपको यहां पे बात करूं डबल कॉलम कैश बुक की, है ना, डबल कॉलम कैश बुक की यदि मैं बात करूं तो आपको पता है डबल कॉलम कैश बुक एक ऐसी कैश बुक होती है जहां पर एक आपका कैश बैलेंस रहता है, सॉरी कैश कॉलम रहता है, और एक आपका होता है बैंक कॉलम, है ना। अभी फिलहाल हमें कैश कॉलम के नहीं, सिर्फ बैंक कॉलम की हमको चर्चा करनी है इस पूरे चैप्टर में। तो बच्चों जो आपका बैंक कॉलम होता है, बैंक कॉलम में ये अकाउंट होल्डर ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है बेसिकली। तो ये जो इसका बैंक कॉलम बना रहा है, ये बना रहा है अपनी कैश बुक, जिसमें वो डबल कॉलम कैश बुक में एक कैश कॉलम बनाता है, एक बैंक कॉलम बनाता है। हमने ये बना चुके हैं, सब सीखा है हमने। तो बच्चों ये जो आपका होता है बेसिकली बैंक कॉलम में ये क्या रिकॉर्ड करता है? बैंक कॉलम में बेसिकली जो डेबिट साइड पे है, यदि हम देखें अपनी कैश बुक में यदि मैं बोलूं डेबिट साइड का एक बैंक कॉलम रहता है, एक क्रेडिट साइड का बैंक कॉलम रहता है। तो ये जो डेबिट साइड का आपका बैंक कॉलम रहेगा उसमें वो क्या रिकॉर्ड करेगा? जो भी उसको पैसा रिसीव हुआ है ना, जो भी उसको रिसीव हुआ है वो हिसाब किताब रखेगा। ऑन द अदर एंड क्रेडिट साइड में उसने बैंक से जो भी पेमेंट करी है ये उसे भी रिकॉर्ड करेगा। क्लियर? समझ में आया? यहां तक समझ में आया? ओके। अब आप मुझे ये बताओ, जो बैंक होती है वो भी इस तरीके से चीजों को रिकॉर्ड कर रही है। अब इसके जो ट्रांजैक्शंस हैं जो इसने यहाँ पे रिकॉर्ड करे हैं वो भी सेम होना चाहिए ना, और इसने जो ट्रांजैक्शंस बैंक की पासबुक में है वो भी सेम होना चाहिए। क्योंकि यदि ये व्यक्ति कुछ आप कह सकते हो बैंक से यदि पैसा या बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा है, यदि ये बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि बैंक में पैसा गया, इन्होंने पासबुक में एंटर कर दिया होगा। सेम बैंक में पैसा रिसीव हुआ, इसने भी यहाँ पे रिसीव में इसकी एंट्री करी होगी। तो कहीं ना कहीं बैंक के हर एक ट्रांजैक्शन की दो जगह एंट्री हो रही है कि नहीं हो रही है? बैंक के हर एक ट्रांजैक्शन की दो जगह एंट्री हो रही है। एक हो रही है आपकी बैंक के पासबुक में एंट्री हो रही है पूरी, जो आपको बैंक देता है, ठीक है, वो अपने पूरे बैंक स्टेटमेंट में उसकी एंट्री करके आपको कॉपी दे देता है बैंक पासबुक में प्रिंट करके। दूसरी चीज, आप अपने बैंक कॉलम में भी तो पूरी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हो। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या है कि आपके जितने भी एवरी ट्रांजैक्शंस या फिर एवरी बैंक ट्रांजैक्शंस आर recorded at two different places, ठीक है। हर एक बैंक का ट्रांजैक्शन दो अलग अलग जगहों पर रिकॉर्ड हो रहा है। एक कहां पे बैंक रिकॉर्ड कर रही है ना, सबसे पहला ये जो बैंक रिकॉर्ड कर रही है, और दूसरा जो बैंक कॉलम में वो होल्डर रिकॉर्ड कर रहा है ना। सपोज यदि बैंक में इसका पैसा रिसीव हुआ, इसने भी बैंक कॉलम में रिसीव साइड एंट्री करी होगी और बैंक पासबुक में भी एंट्री हो गई होगी। दूसरी चीज, यदि ये बैंक से कोई पेमेंट कर रहा है, बैंक से यदि इसका पैसा कम हो रहा है तो इसने भी पेमेंट साइड पर एंट्री करी होगी और बैंक पासबुक में भी विड्रॉ की एंट्री हुई होगी। तो दोनों जगह सेम एंट्री हो रही होगी ना, कि भाई यहाँ पे ये भी बैंक के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है अपनी बैंक कॉलम में, अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में, है ना, कैश बुक के बैंक कॉलम में। यहाँ पे अपन को कैश कॉलम की चर्चा नहीं करनी है, अपन को सिर्फ बैंक कॉलम देखना है। ऑन द अदर हैंड इसके वही बैंक के जो ट्रांजैक्शंस है वो बैंक पासबुक में भी रिकॉर्ड हो रहे होंगे। मतलब यदि एक कोई बिजनेसमैन है या एक कोई अकाउंट होल्डर है, इसके बैंक से जितने भी ट्रांजेक्शन है वो दो जगह रिकॉर्ड हो रहे हैं। अभी यहाँ तक समझ में आ गया? ये लाइन क्लियर है? अब होता क्या है, आप यदि सोच रहे हो ऐसा कि यहाँ का बैलेंस और यहाँ का बैलेंस बराबर होना चाहिए, आप भी यही सोचोगे, मुझे भी यही लग रहा है कि यार दोनों के बैलेंस बराबर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज 100% ट्रू कि हाँ यार सेम होना चाहिए ना, जितना पैसा यहाँ आया उतना वहां भी आया, जितना पैसा यहाँ से गया उतना वहां से भी तो गया, क्योंकि अकाउंट तो एक ही है, अकाउंट एक ही है। बैंक अकाउंट जो है वो एक ही है, बैंक अकाउंट इज ओनली वन, भले उसकी एंट्री दो जगह हो रही है, बैंक अकाउंट एक ही है, एंट्री भले इधर भी और इधर भी दो जगह हो रही है, पर बैंक अकाउंट एक ही है आपका, राइट। तो भैया एंट्री फिर दोनों जगह सेम होनी चाहिए ना। यदि यहाँ पैसा आया तो दोनों जगह
आया हुआ ही रिकॉर्ड होगा, यदि यहाँ से पैसा गया तो दोनों जगह पैसा जाता हुआ ही रिकॉर्ड होना चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार कुछ रीजंस की वजह से इनके बैलेंसेस मैच नहीं करते, है ना। कई बार कुछ ऐसी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपको बैंक कॉलम में जो बैलेंस है वो अलग दिखता है और बैंक पासबुक में जो बैलेंस है वो अलग दिखता है। क्या क्या बोला मैंने, क्या बोला, देखो मैंने ये बोला कि ड्यू टू सम केसेस या फिर ड्यू टू सम रीजंस, है ना, कुछ कारणों की वजह से क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंस इन द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम, कौन सा बैंक कॉलम, जो कैश बुक में है, ठीक है, बैंक कॉलम जो कि कैश बुक में है, जो कि अकाउंट होल्डर बना रहा है, ठीक है, कहां पर है, कैश बुक में है, राइट, और किसके बीच में, जो पासबुक में है, जो पासबुक में है, जो किसने बनाई है, बैंक ने बनाई है, इन दोनों में डिफरेंस है। कुछ कारणों की वजह से ड्यू टू सम रीजन देयर इज अ डिफरेंस इन द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक जो कि बैंक ने बनाई है, राइट, दोनों में डिफरेंस आ जाता है। तो वो रीजंस क्या हैं, क्यों नहीं, वो सब फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे, वो रीजन भी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। वो रीजन कौन से, वो हम फर्दर क्लासेस, वो अपना फर्दर टॉपिक रहेगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो भैया अब ये जो आ गया ना आपका ये डिफरेंस, अब आपको जरूरी है क्या करना, इसको आइडेंटिफाई करना। अब आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द डिफरेंस। अब आप वो डिफरेंस ढूंढो कि भैया वो डिफरेंस कहाँ है, कितने का है, कौन सा है, और फिर उसको रिकाउंसिल करो, चेक करो दोबारा कहाँ डिफरेंस आया है, कैश बुक में आया है या पासबुक में आया है, क्यों डिफरेंस आया, वो रीजंस मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो वो रीजन आप आइडेंटिफाई करोगे, फिर आप रीजन आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रिकाउंसिल करोगे, ठीक है, रीजंस आइडेंटिफाई करने के बाद रिकाउंसिल करना है और फिर उसको क्या करना है, उसको जो भी डिफरेंस है उसको हटाकर आखिर में दोनों चीजें आपको बैलेंस में लेकर आनी है, राइट। लास्ट में सब कुछ रिकाउंसिल के बाद आपको क्या लाना है, पूरा बैलेंस लाना है, बैलेंस इक्वल करना है, कहां पर, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैंक कॉलम ऑफ पासबुक, दोनों में आपका बैलेंस बराबर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस आ गया आपका बैंक कॉलम एज पर कैश बुक और बैंक कॉलम एज पर पासबुक। यहाँ पे चाहो तो लिख लो थोड़ा सा और अच्छे से कि बैंक कॉलम एज पर पासबुक जो कि किसने दी है, बैंक ने दी है, दोनों में डिफरेंस है, आइडेंटिफाई करो डिफरेंस, रिकाउंसिल करो और फिर बैलेंस को इक्वल बनाओ, क्लियर। यही है बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट। तो ये आप कहाँ करोगे, अब यार हवा में थोड़ी ना कहीं भी आइडेंटिफाई करके कहीं भी आप रिकाउंसिल करके बैलेंस इक्वल ला दोगे, नहीं, ये जो पूरा काम आप कर रहे हो, ये जो पूरा काम कर रहे हो, ये आप एक स्टेटमेंट बनाकर करोगे, क्या बनाकर, एक स्टेटमेंट बनाकर करोगे जिसको हम क्या बोलते हैं, BRS, बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट, शॉर्ट में लिख देती हूँ बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अभी थोड़ा सा समझ आया होगा, आई होप। अब आओ थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकली समझाऊं, ये सब मैंने आपको बहुत नॉर्मली समझाया, अब इसको एक बार फिर से रीड करें तो देखो कितने जल्दी समझ में आएगा। अब रीड करो। तो बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर कौन करता है, अकाउंट होल्डर। अब ये जो है ये भी सुन लो, ये जो स्टेटमेंट है ये खुद अकाउंट होल्डर ही बनाएगा, बैंक नहीं बनाएगी, वरना आप सोचो बैंक बनाती होगी, बैंक नहीं बनाएगी, अकाउंट होल्डर ही बनाएगा। डिफरेंस देखेगा, वो सोचेगा, अब वो भाई देखो जाहिर सी बात है, वो क्या करेगा, वो उठाएगा अपनी कैश कॉलम सॉरी बैंक कॉलम उठाएगा और अपनी पासबुक उठाएगा, है ना, वो देखेगा यार यहाँ अलग बैलेंस है, मान लो यहाँ 50,000 है और यहाँ पे केवल और केवल 45,000 है, ये 5,000 क्यों डिफरेंस आया, आना नहीं चाहिए, हालांकि सब बराबर होना चाहिए क्योंकि एक ही अकाउंट से लेन देन हो रहा है तो बराबर ही होगा ना, है कि नहीं, पर ये 5,000 का डिफरेंस क्यों है, क्या, तो यही आइडेंटिफाई करने के लिए, यही चीज ढूंढने के लिए वो बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट बनाएगा। आखिर में उसको पता लग जाएगा अच्छा ये डिफरेंस है, फिर उसको वो रिकाउंसिल करके चीजों को बैलेंस करेगा।
क्लियर? अभी वो सब हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। तो भाई अकाउंट होल्डर बनाता है एक पर्टिकुलर डे पे, कभी भी बना सकता है वो, है ना। फिर क्यों बनाता है? रिकाउंसिल करने के लिए कि जो बैंक बैलेंस है उसकी कैश बुक के अनुसार जो बैंक बैलेंस है जो उसने बनाया है उसमें क्या डिफरेंस है, एज पर बैंक स्टेटमेंट, एज पर पासबुक, जो बैंक की पासबुक है उसके मुताबिक उसके कंपैरिजन में क्या डिफरेंस है उसको आइडेंटिफाई करेगा और दिखाएगा क्या रीजन है, क्या डिफरेंस है उन दोनों बैलेंसेस में, क्या रीजन है, क्या डिफरेंसेस है, जो कि होना नहीं चाहिए, और यदि है तो क्या रीजन है, क्या डिफरेंसेस है, वो सब फाइंड करेगा। इज इट क्लियर? अभी समझ आया ना, कोई दिक्कत? चलो अब आगे देखते हैं, आगे और पढ़ो जल्दी क्या क्या लिखा है। देखो, transactions of deposit and withdrawal during the period being recorded in both कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट या फिर बैंक पासबुक। तो देखो भाई अभी मैंने बताया कि यदि आपने कुछ भी ट्रांजैक्शन किए, पैसा आपने डिपॉजिट किया या फिर आपने विड्रॉ किया, दो जगह एंट्री हो गई। देखो अकाउंट एक ही है, अकाउंट होल्डर का वो अकाउंट एक ही है, पर एंट्री दो जगह हो गई। एक उसने अपनी कैश बुक में लिख लिया बैंक कॉलम में, और दूसरा बैंक पासबुक में बैंक कॉलम में लिखा गया, दो जगह लिखा गया। अब balances shown by two records as on particular date should be same, तो दोनों सेम होना चाहिए ना, दोनों सेम होना चाहिए, बट नॉर्मली द टू बैलेंसेस डिफर, पर वो अलग हो जाते हैं। अब वो रीजन क्यों है, क्या वो मैं आपको फर्दर पढ़ाऊंगी, पर अभी इतना आप बस माइंड में रखो कि बैलेंसेस इक्वल होना चाहिए परंतु वो डिफरेंट हो जाते हैं कुछ कंडीशंस या कुछ रीजंस के कारण, जो मैं आपको फर्दर भी बताऊंगी। तो यदि मैं यहाँ पे बोलूँ कि सपोज करो इसने रिसीव किए हैं बैंक कॉलम, इसके अकॉर्डिंग बैंक में कितना रिसीव हो रहा है, 10,000 रिसीव हो रहा है ना, 10,000 इसके अकॉर्डिंग रिसीव हो रहा है। इसका मतलब बैंक में 10,000 डिपॉजिट भी होना चाहिए, है ना। बैंक में 10,000 आया तो इसने बैंक कॉलम में 10,000 रिसीव के साइड लिख लिया। देखा जाए तो यहाँ भी 10,000 और यहाँ भी 10,000, सेम एंट्री होनी चाहिए, दोनों जगह होनी चाहिए, परंतु कुछ रीजंस की वजह से हो सकता है थोड़ा डिफरेंस आ जाए, है ना। हो सकता है यहाँ 10,000 दिख रहे हो, यहाँ ना दिखे, हो सकता है यहाँ 10,000 दिख रहे हैं पर यहाँ नहीं दिख रहे, पासबुक में नहीं दिख रहे, बैंक कॉलम हमारी जो कैश बुक है उसमें दिख रहा है, पासबुक में नहीं दिख रहा है, या पासबुक में दिख रहे हैं और हमारे कैश बुक में नहीं दिख रहा है। तो यही आइडेंटिफाई करना कि क्यों नहीं दिख रहा है। यदि उधर 10 है तो यहाँ भी होना चाहिए ना, और यहाँ 10 है तो उधर भी होना चाहिए, पर एक जगह है एक जगह नहीं है, तो यही आइडेंटिफाई करना है। इज इट क्लियर? राइट। अब आगे पढ़ो। तो ये डिफरेंट हो जाता है, होना सेम चाहिए परंतु डिफरेंट हो जाता है। अब आगे पढ़ो, आगे क्या कह रहा है, द डिफरेंस बी में बिकॉज। अब ये डिफरेंस क्यों हो सकता है, तो थोड़ा सा यदि अनुमान लगाए, हालांकि मैं आपको ये डिफरेंस क्या है क्यों है वो सब सेपरेटली डिटेल में पढ़ाऊंगी, पर यदि नॉर्मली हम एक अनुमान लगाएं कि ये डिफरेंस क्यों आता है, हो सकता है एरर हो गया हो रिकॉर्डिंग करने में ट्रांजैक्शंस की, कहाँ पर, या तो आपके बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में या फिर आपकी पासबुक में, है ना। हो सकता है आप रिकॉर्ड करना भूल गए हो या बैंक पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाया हो, तो होगा ना, आपने तो रिकॉर्ड कर लिया, पासबुक में नहीं हो पाया या होने में थोड़ा डिले हो गया, थोड़ा टाइम लग गया, तो वो रीजंस हो सकते हैं। या फिर क्या दिया है, अ स्टेटमेंट शोइंग द रीजन और कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस इज प्रिपेयर्ड। तो यही ढूंढने के लिए ना, रीजन ही तो ढूंढना है, या डिफरेंस होना तो नहीं चाहिए, होना सब कुछ इक्वल और सेम होना चाहिए, दोनों जगह सेम चीजें होनी चाहिए, पर डिफरेंस आ रहा है जो होना नहीं चाहिए फिर भी आ रहा है, तो हमें तो रीजन पता करना है कि वो हो क्यों रहा है, व्हाई द बैलेंसेस आर डिफरेंस एट दीज टू प्लेसेस। तो वही रीजन या फिर कॉजेज जिस वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं वही आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकाउंसुलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, जिससे हमारा ये डाउट क्लियर हो जाए कि यार ये डिफरेंस क्यों आया, हमारे से गलती हो गई कैश बुक बनाने में जिसमें हम मतलब जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, या कहीं बैंक से कुछ चीज़ें छूट गई, कुछ चीज़ें नहीं रिकॉर्ड हुई, या हमसे छूट गई रिकॉर्ड नहीं हो पाई, या हमने कुछ एक्स्ट्रा ही रिकॉर्ड तो नहीं कर दिया। तो यही डिफरेंस ढूंढने के लिए हम बैंक रिकाउंसुलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। अभी क्लियर हो गया क्या सभी को? राइट। अब आगे पढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो आगे देखो क्या लिखा है, बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक क्या। आप देखो ये पासबुक थोड़ा सा समझा देती हूँ, क्योंकि कैश बुक में जो बैंक कॉलम है वो तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हो। हमने 10 चैप्टर में डबल कॉलम कैश बुक बनाई थी, उसमें हम बैंक कॉलम बनाते थे, एक कैश कॉलम होता था, एक बैंक कॉलम होता था, तो वो सब हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि वो हमने बनाया भी है एक तरीके से। यदि हम ही अकाउंट होल्डर हैं तो हमने बनाया ना बैंक कॉलम।
आपने देखा भी है कि बैंक में जो पैसा आ रहा है वो हम डेबिट में लिख रहे थे, ठीक है, डेबिट कॉलम में, मतलब डेबिट साइड पे लिखते थे, और जो पैसा बैंक से जाता था वो क्रेडिट कॉलम में लिखते थे, क्रेडिट साइड पे बैंक कॉलम के। तो ये सब हम देख चुके हैं, हमने बनाया भी है प्रैक्टिकली, हमने हमारा कैश बुक में बैंक कॉलम बनाया भी है, सेम वही होता है, कुछ नया नहीं है, राइट। कैश बुक का जो बैंक कॉलम है और कैश कॉलम है वो सब सेम है, कुछ नया नहीं है उसमें, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो सब सेम है। अब आगे ये पासबुक का थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये हमने नहीं बनाई, तो इसका थोड़ा सा समझो क्या लिखा है। बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक इज अ कॉपी ऑफ अकाउंट ऑफ द अकाउंट होल्डर इन द बुक्स ऑफ द बैंक। तो मैंने यही बोला कि जो बैंक पासबुक होती है, ये जो बैंक में रिकॉर्ड होता है उसकी एक कॉपी होती है, उसकी एक कॉपी होती है ना, जो भी रिकॉर्ड है। अब पूरा रिकॉर्ड तो आजकल सिस्टम पे होता है भाई, कंप्यूटर पे आपका पूरा रिकॉर्ड होता है। आप बैंक गए होंगे, आपने बैंक में देखे होंगे, जो भी बैंक में बैठे हुए रहते हैं सबके सामने कंप्यूटर रहता है, सब कुछ रिकॉर्ड सिस्टम पर होता है। तो वो सिस्टम पे जो भी रिकॉर्ड है उसको पूरा कॉपी करके आपको पासबुक में दे देते हैं, आपकी पूरी ट्रांजेक्शन्स, आपकी पूरी हिस्ट्री, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ये लिखा है कि ये जो बैंक स्टेटमेंट या जो बैंक पासबुक है एक तरीके से कॉपी है ना, हमने जो भी चीजें करी हैं बैंक से, जो भी ट्रांजेक्शन्स, लेन देन जो भी करा है, उन सबकी एक कॉपी है। क्लियर। अब आगे देखो, इट इज इशूड बाय द बैंक टू द अकाउंट होल्डर सो दैट एंट्रीज इन द बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक कैन बी कंपेयर्ड विद द एंट्रीज इन द कैश बुक एंड डिफरेंसेस डिटरमाइन। तो ये बैंक इशू करता है, बैंक, ये आप देखो जिसका भी बैंक में अकाउंट है सबको पासबुक मिली है ना, सबको पासबुक मिलती है। तो बैंक जो है वो पासबुक देता है किसको, अकाउंट होल्डर को देता है, सो दैट वो एंट्रीज चेक कर सके ना। यदि अब देखो आप बैंक में कितना पैसा जमा कर रहे हो, मतलब कब आप उससे विड्रॉ कर रहे हो, कब क्या कर रहे हो, वो पूरा रिकॉर्ड बैंक के पास तो सिस्टम में है। पर आप कभी ऐसे कुछ आपको देखना हो, चेक करना हो, तो बैंक से जाके ये थोड़ी बोलोगे कि दिखाना एक मिनट आपके कंप्यूटर में क्या क्या डेटा है मैं देखूं, ऐसा करोगे क्या? वो बोलेंगे पागल हो गए क्या, हम हमारी पर्सनल चीजें, हमारे ऑफिस की चीजें आपको क्यों दिखाएं, राइट। तो इसीलिए वो आपका जो भी रिकॉर्ड है वो पूरा आपको पासबुक में दे देते कि ये लो भैया, हमने तो हमारे अकॉर्डिंग चीजें रिकॉर्ड करी, आप और ये चेक कर लो, आप और देख लो पासबुक में कुछ कम ज्यादा तो नहीं है, कुछ कम ज्यादा बैलेंस हो तो फिर आप उसको रिकाउंसिल कर लेना, राइट। तो वही पासबुक वो हमें प्रोवाइड करते हैं जिससे हम क्या कर सके, कंपेयर कर सके। वो जो एंट्रीज आपको बैंक पासबुक में जो एंट्रीज मिलती है ना, कभी देखिए किसी ने बैंक पासबुक, उसमें बहुत सारी एंट्री मिलेंगी आपको, पैसा आया कब, गया कब, किसके अकाउंट से गया कब, सारी A to Z डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वो जो एंट्रीज है आपकी बैंक पासबुक में, उसको आप कंपेयर करोगे आपने जो कैश बुक बनाई है उससे, और यदि कोई डिफरेंस है तो फिर आप देखो कि यार बैंक पासबुक में तो इतना बैलेंस बता रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो इतना आ रहा है, तो वही फिर आप रिकाउंसिल। अब आप बैंक से तो बोल नहीं सकते डायरेक्टली कि आपने गलती कर दी है, आपने नहीं, पहले आप खुद आइडेंटिफाई करो आपके साइड से कोई चीज हुई है, आपने कम ज्यादा रिकॉर्ड करा है, तो पहले आप खुद रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट बनाओगे। क्योंकि होता क्या है ना कि कई बार बैंक के ट्रांजेक्शन्स डिले हो जाते हैं। अब आपने सोचा यार मैंने तो आज पैसा जमा करके आया हूँ, मेरा पैसा तो बैंक में आया ही नहीं है। हो सकता है भाई आज मान लो सैटरडे संडे पड़ गया, बैंक की छुट्टी पड़ गई, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे कुछ हॉलीडे पड़ गया या सर्वर इशू, तो कई बार बैंक के कुछ ट्रांजैक्शंस डिले हो जाते हैं। अब मान लो 4-5 दिन डिले हो गया, अब आप कह के खड़े हो गए यार मेरे अकॉर्डिंग तो इतना पैसा होना चाहिए, बैंक में अभी तक पैसा ही नहीं आया। तो ये होता है थोड़ा सा डिले बैंक की साइड से हो जाता है। तो आपको इतना घबराना नहीं है, पहले वेट करो, देखो, और फिर आप आइडेंटिफाई करो कि ये डिले क्यों हो रहा है, रीजन आपको आइडेंटिफाई करना है। वो मैं आपको पूरा बताऊंगी कारण क्या क्या है, रीजन क्या है, वो सब हम आगे देखेंगे। अभी आगे देखो, यहाँ पे एक चीज और बहुत अच्छी लिखी हुई है कि डेबिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक मीन्स एन अमाउंट पेबल by the account holder to the bank, whereas credit balance means amount payable by the bank to the account holder, that is an amount received which is lying deposited by the account holder from the bank। अब आपको ये बताया है, देखो आपको आपके अकाउंट का तो पता है ना, बैंक कॉलम जो आप कैश बुक बनाते हो उसमें जो बैंक कॉलम होता है, ये तो आपको मालूम है कि बैंक कॉलम में आप डेबिट साइड पर जो पैसा रिसीव हुआ है वो लिखते हो, और क्रेडिट साइड पे जो पैसा आपने पे किया है वो आप लिखते हो। लेकिन ये तो हो गई किसकी कहानी, बैंक कॉलम जो आपने आपकी कैश बुक में बनाया है, डबल कॉलम कैश बुक। परंतु यदि मैं आपकी पासबुक की बात करूं, जो आपकी बैंक पासबुक होती है, यहाँ पे चीजें उल्टी हैं, अपोजिट हैं। अपोजिट कैसे हैं, देखो अपोजिट यदि मैं बोलूं तो यहाँ पर आप
अगेन एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट, ठीक है, एक है डेबिट एक है क्रेडिट। लेकिन डेबिट क्या करोगे, यहाँ पे डेबिट क्या किया था, जो आपने रिसीव किया था, लेकिन बैंक पासबुक में जब आप पेमेंट करते हो तो वो डेबिट होती है, ठीक है, अपोजिट होता है यहाँ पे। यदि आप बैंक से पेमेंट करोगे तो बैंक पासबुक में डेबिट बैलेंस आएगा, और यदि आप बैंक में पैसा जमा करोगे, डिपॉजिट करोगे, तो आपका बैंक पासबुक में क्रेडिट बैलेंस आएगा, ठीक है, बस ये याद रखना, अपोजिट होता है। देखो आप अपनी कैश बुक में क्या करते हो, यदि आपको पैसा रिसीव हुआ तो आप अपनी कैश बुक में डेबिट करते हो, और यदि आपने पेमेंट करी है तो आप अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में क्रेडिट करते हो। समझ गए ना, डेबिट साइड पे रिसीव और क्रेडिट साइड पे पेमेंट। लेकिन बैंक पासबुक के अकॉर्डिंग देखें तो उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे हो जाता है कि यदि पेमेंट कर रहे हो तो डेबिट होगा, और यदि रिसीव कर रहे हो तो बैंक पासबुक में क्रेडिट होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ऑपोजिट चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी कैश बुक में जो डेबिट है उनकी कैश बुक में भी वो डेबिट होगा, क्योंकि आपके यहाँ जो डेबिट हो रहा है ना, रिसीव कर रहे हो तो डेबिट कर रहे हो, पर वो कब रिसीव कर रहे हैं, मतलब कब मतलब डिपॉजिट मतलब रिसीव होना, ठीक है, वो जो मैंने डिपॉजिट लिखा है उसका मतलब रिसीव ही है। तो यदि वहां रिसीव होता है पैसा तो क्रेडिट होता है, यहाँ रिसीव होता है पैसा तो डेबिट होता है। बस इतनी कहानी याद रखनी है, क्लियर। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि डेबिट बैलेंस है यदि बैंक स्टेटमेंट या फिर बैंक पासबुक में, इसका मतलब अमाउंट पेबल बाय द अकाउंट होल्डर, इसका मतलब आपने अकाउंट पे किया है, ठीक है, आपने अमाउंट पे किया है, पेमेंट करी है इसलिए आपने डेबिट किया है, ठीक है, अमाउंट पेबल अकाउंट होल्डर। अब देखो पेमेंट बैंक आप अपने मर्जी से तो कर नहीं देगा भाई, जो अकाउंट होल्डर है उसी ने बोला होगा पेमेंट करने के लिए, तभी बैंक ने पे करा है, राइट। तो अकाउंट होल्डर ने किया है टू द बैंक। वेयर एज जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो क्या दिखाता है कि अमाउंट पेबल बाय द बैंक टू द अकाउंट होल्डर, कि जो अमाउंट है वो बैंक ने किसको दिया है, अकाउंट होल्डर को दिया है, राइट। समझ में आया, ओके। तो मतलब बैंक में यदि पैसा आ रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, पैसा जा रहा है तो पासबुक में डेबिट हो जाएगा, क्लियर। दोनों के बैलेंसेस ऑपोजिट है, राइट। तो ये चीज समझ में आ गई, पासबुक से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर है, पक्का समझ में आया सभी को। चलो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। उससे पहले फटाफट पहले लाइक शेयर करो जल्दी से, फटाफट पहले सभी को लाइक शेयर करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबने कर दिया भैया लाइक शेयर, पक्का। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, नीड एंड इम्पोर्टेंस। अब इसकी जरूरत क्या है, क्या जरूरत है आखिर ये बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने की, आखिर इसकी जरूरत क्या है, नीड या फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते। तो आप अभी तक मैंने जो बताया उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है, यहाँ मत देखो भैया, यहाँ नहीं देखना है, ठीक है, यहाँ मत देखो, आप अपने हिसाब से बताओ। अभी तक मैंने जो बताया आप खुद दिमाग लगाओ, आप खुद सोचो कि यार बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता होगा, व्हाट इज द रीजन। अब आप इतना तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, इतना मीनिंग तो मैंने समझा दिया है, तो अब आप अंदाजा लगा ही सकते हो ना कि ये क्यों बनाया जाता है, व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड। बताओ क्या लग रहा है। मतलब देखो सबसे पहली बात तो यही है ना कि आपको डिफरेंस पता लग जाएगा, है कि नहीं, वरना पता चले वहां कुछ और है यहाँ कुछ और है, तो वो डिफरेंस जब भी पता लगेगा जब बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट बनेगा, तो भैया डिफरेंस पता लग जाएगा। दूसरी चीज, कोई गलती हो गई है यदि आपसे, तो आपको वो पता लग जाएगी कि यार हाँ हमने ये ज्यादा लिख दिया, इतना नहीं था, बैंक सही कह रही है ना, आपको आपकी गलतियां पता लग जाएंगी। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, तो यदि मैं आपको एक एक करके समझाऊं तो सबसे पहले क्या लिखा है, बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बिकॉज, क्योंकि सबसे पहला रीजन कह रहा है एरर्स if any committed in recording transaction either in the cash book or bank passbook are identified। तो भैया देखो एरर तो किसी से भी हो सकता है यार, है ना। एक अकाउंट होल्डर जो कैश बुक में अपना बैंक कॉलम में चीजें रिकॉर्ड कर रहा है उससे भी गलती हो सकती है, और जो पासबुक में चीजें रिकॉर्ड हो रही है वहां भी गलती हो सकती है। तो वो एरर आप पता कर लोगे कि पासबुक में कुछ गलत ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो गए हैं, या फिर आपकी जो बैंक कॉलम है आपका कैश बुक का, वहां पर चीजें गलत रिकॉर्ड हुई हैं, कहाँ क्या गलत है, वो एरर, वो गलती पता लग जाएगी, क्लियर। तो ये पहला इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से आप ये प्रिपेयर करोगे। दूसरा है आपका अनड्यू डिले इन द क्लियरेंस ऑफ चेक्स डिपॉजिटेड इज नोन फ्रॉम द रिकाउंसिलेशन। अब होता क्या है कई बार कि आपने सपोज करो आपको कहीं से चेक मिला, सपोज मैं एक अकाउंट होल्डर हूँ, ठीक है, मुझे ये चेक मिला, मुझे कहीं से चेक मिला, कितने का, मान लो 1 लाख रुपए का मुझे चेक मिला, मैंने जाके बैंक को दे दिया, ठीक है, मैंने जाके बैंक को दे के आ गई,
और मैंने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में तो मैं लिख लूंगी ना रिसीव साइड की मुझे 1 लाख रुपए बैंक में रिसीव हो गया, क्योंकि मेरे को चेक मिला, मैंने बैंक को दे दिया ये सोच के कि बैंक इसको मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देगी, तो मेरा बैंक का 1 लाख रुपए बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 1 लाख रुपए अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में रिसीव साइड, डेबिट साइड पे मैंने 1 लाख रुपए लिख दिया, क्योंकि मुझे लगा मुझे पैसा मिल गया। पर हो सकता है कि भैया डिले हो रही होगी क्लियरेंस में, है ना, चेक इतने जल्दी क्लियर नहीं हो पाया, डिले हो गया, तो ये आइडेंटिफाई हो जाएगा, है ना, ये पता लग जाएगा मुझे। यदि मैं बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट बनाऊंगी तो मुझे लगेगा यार मेरे अकॉर्डिंग तो 1 लाख रुपए होना चाहिए बैंक में एक्स्ट्रा, यहाँ तो 1 लाख रुपए दिखाई नहीं रहा, तो मुझे रीजन पता लग जाएगा कि वो 1 लाख रुपए क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि चेक मेरा अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, राइट, बैंक में अभी तक मेरा चेक डिपॉजिट नहीं हो पाया, हालांकि मैंने दे दिया पर उसमें डिले हो गया, टाइम लग गया, तो वो मुझे पता लग जाएगा कि भाई चेक में डिले हो गया है, चेक अभी तक नहीं क्लियर हो पाया। क्लियर, दूसरा हो गया। तीसरा है रेगुलर रिकाउंसिलेशन डिस्करेजेस क्या लिखा है, एम्बेजलमेंट्स, ठीक है, एम्बेजलमेंट्स क्या मतलब होता है, यदि आप रेगुलरली ये चीजें आइडेंटिफाई करते रहोगे कि यार इतना पैसा हमारे पास है, कैश बुक के अकॉर्डिंग बैंक में इतना पैसा है, पासबुक में अकॉर्डिंग मतलब पासबुक के अकॉर्डिंग इतना है, तो रेगुलरली यदि आप चेक करोगे तो एम्बेजलमेंट मतलब ये जो गलत तरीके से आपकी जो मनी है वो इधर से उधर हो जाती है ना, ये नहीं होगी, है ना। अब जैसे अब देखो हम तो यहाँ पे बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, अब बिजनेसमैन में भाई बिजनेस जो चलता है वो और भी लोग होते हैं उसमें जो आपके अकाउंट से ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं एक बिजनेस में जो पूरे अकाउंट से चीज़ें कर रहे होते हैं, बहुत सारे मैनेजर हैं जो आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शंस कर रहे होंगे। तो इस कंडीशन में यदि आप बार बार क्या करोगे, रिकाउंसिल करने की कोशिश करोगे, तो जो मनी गलत तरीके से यहाँ वहाँ ट्रांसफर हो जाती है ना, कोई अनफेयर एक्टिविटी हो जाएगी, वो सब नहीं होगी यदि आप रेगुलरली अपना रिकाउंसिलेशन करोगे। तो ये जो एम्बल्समेंट वाली चीज़ है, मतलब गलत तरीके से मनी कहीं ट्रांसफर हो गई, किसी ने गलत तरीके से मनी आपकी निकाल ली कहीं से, बैंक से या जो भी चीज़ें, ये सब कुछ नहीं होगा अगर आप रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे। ओके, देन इसकी फोर्थ इंपॉर्टेंस क्या है, रिकाउंसिलेशन हेल्प्स टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड कीप ट्रैक ऑफ चेक्स, ड्राफ्ट एसेट्रा दैट आर डिपॉजिटेड विद द बैंक फॉर कलेक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है कि इससे हमको हेल्प मिलेगी कि हम अपनी एंट्रीज की एक्यूरेसी चेक कर पाए कि यार हमने रिकॉर्ड किया एक्यूरेटली उतना हुआ, बैंक में वहाँ हुआ कि नहीं हुआ, वो एक एक्यूरेसी आपको एंट्रीज की पता लग जाएगी कि भाई हमने जो रिकॉर्ड करा है अपनी कैश बुक में बैंक कॉलम में वो पासबुक में हुआ या नहीं हुआ। और इसी के साथ आपको ये भी पता लग जाएगा कि चेक आपके क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। पता चले वही मैंने बताया, आपने तो 1 लाख रुपए बैंक में इंक्रीज कर दिए और अभी तक बैंक में 1 लाख रुपए आए ही नहीं है, तो ये आपको पता लग जाएगा कि नहीं आए, अच्छा रुको अभी बैंक को पता करता हूँ मैं, तो इससे चेक फिर आपका और जल्दी, फिर बैंक बोलेगी हाँ आपका चेक अभी क्लियर नहीं है, हम लोग करते हैं, तो फिर आपका चेक क्लियर हो पाएगा। अब यदि आप ध्यान नहीं दोगे, आप यदि नहीं देखोगे, तो वो चेक यदि क्लियर नहीं हो पाया, फिर हाथ से निकल गया आपके, फिर तो ये आपको पता ही नहीं लगेगा। इसीलिए यही चीज़ें देखने के लिए कि भाई चेक वगैरह सब टाइम टू टाइम आपके आ जाएं। ड्राफ्ट है सेम चेक की तरह, ड्राफ्ट भी होता है जिससे आपको पैसा मिलना है या पैसा आप पे भी करते हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी टाइम टू टाइम प्रॉपर हो पाए, इसके लिए ज़रूरी है आप भी बैलेंस मेंटेन करो अपनी पासबुक अपने बैंक कॉलम में, और पासबुक में भी चीज़ें मेंटेन रहेंगी तो आप आराम से कंपैरिजन कर पाओगे और एंट्रीज एक्यूरेटली रिकॉर्डेड है या नहीं वो सब कुछ आप पता कर पाओगे, है ना। ठीक है, तो जो भी आप चेक या ड्राफ्ट बैंक में कलेक्शन के लिए देते हो, आपने दे दिया कि लो भैया इतना पैसा है मेरे अकाउंट में आ जाना चाहिए, आपने तो अपनी पासबुक में उसको ऐड कर दिया, बैंक नहीं ऐड कर पाई, चेक नहीं कलेक्ट कर पाई, क्लियर नहीं कर पाई, तो वो सब चीज़ें टाइम टू टाइम प्रॉपर हो सके, इसलिए ज़रूरी है बैंक रिकाउंसिलेशन को प्रिपेयर करना सो दैट आपकी चीज़ें टाइम टू टाइम हो सके। इज इट क्लियर? तो यही है कुछ इंपॉर्टेंस जिसके लिए हम बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया सभी को? राइट, तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, बैंक रिकाउंसिलेशन का मीनिंग स्टार्टिंग से देखा, राइट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये पूरे मीनिंग्स हमने देख चुके हैं, बैंक पासबुक और इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो यही टोटल 4 इंपॉर्टेंस थी जो हमें डिस्कस करनी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू, चार्ट के थ्रू समझाई। आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि हम क्यों बनाते हैं ये सारी चीज़ें। बैंक रिकाउंसिलेशन क्यों बनता है? क्योंकि हमेशा आपके जो बैलेंसेस हैं होना इक्वल चाहिए, पर हो सकता है डिफरेंट आ जाए।
तो यदि डिफरेंट आ रहे हैं भाई, होना नहीं चाहिए डिफरेंट, ठीक है। तो उसके लिए हम रीजंस पता करेंगे, तो आप टेंशन नहीं लेना, मैं आपको रीजंस भी बताऊंगी, है ना। रीजंस भी हम लोग फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि भैया आखिर ये रीजंस क्या है जिसकी वजह से बैंक पासबुक में और हमारे कैश कॉलम मतलब कैश बुक के बैंक कॉलम में डिफरेंस आ जाता है। समझ में आया? बस आपको अभी फिलहाल जो समझना है वो यही समझना है कि बैंक पासबुक मेंटेन करती है और जो भी आपने बैंक से पे करती है, बैंक जब पे करती है वो डेबिट में रिकॉर्ड करती है, और बैंक से जो रिसीव होता है वो क्रेडिट में रिकॉर्ड करती है। दूसरी चीज, आप बनाते हो आपकी कैश बुक जिसमें आपके डबल कॉलम कैश बुक में एक बैंक का कॉलम होता है। यदि आपने रिसीव किया है तो वो डेबिट होगा, और यदि आपने पेमेंट करी है तो वो क्रेडिट होगा। ये सब आपको इतना ही समझना है अभी फिलहाल, राइट। तो बस बात इतनी है कि जो चीज यहाँ पे डेबिट क्रेडिट हो रही है, या आप यहाँ रिसीव कर रहे हो, यहाँ पे कर रहे हो, तो भैया वो पासबुक में भी रिसीव और पे होना चाहिए। हाँ, यहाँ डेबिट वो क्रेडिट होगा, और जहाँ यहाँ जो क्रेडिट है वो वहाँ डेबिट हो रहा है, वो बात अलग है। लेकिन जो लेन देन है वो तो एक ही अमाउंट का एक ही अकाउंट से हो रहा है भाई। अमाउंट भी एक है, 10,000 है तो 10,000 का ही लेन देन है, और अकाउंट भी एक ही अकाउंट होल्डर का, सिर्फ और सिर्फ यही बैंक अकाउंट है, इसके अलावा कोई है भी नहीं। तो दोनों के आपके बैलेंसेस हमेशा इक्वल होने चाहिए, पर कुछ रीजंस की वजह से नहीं होते, जो रीजंस मैं आपको फर्दर बताऊंगी क्लासेस में। तो आपको डेली बने रहना है भैया, रीजंस भी बताऊंगी। तो फिलहाल आप क्या करो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इस तरीके से समझोगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। डन, राइट। इस तरीके से यदि आप समझोगे तो आपको समझ में भी आएगा और आपको नोट्स बनाने में भी हेल्पफुल रहेगी। यदि ये भी आपको लिखना है, सो यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। डन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया सभी को? क्लियर है ना? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? समझ में आ गया? बस सिंपल सा फंडा ये होता है यहाँ पे कि हम, क्योंकि एक अकाउंट होल्डर होते हैं हम क्या करते हैं, अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। कितना बैंक से आ रहा है, कितना बैंक से जा रहा है, वो सब हम अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में वो पूरी डिटेल लिखते हैं। ये हमारा काम है, ये पूरा हम करते हैं। ऑन द अदर हैंड, अब दूसरी चीज क्या हो जाती है कि जो भी पैसा बैंक से आ रहा है या बैंक से जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो हमारे पासबुक में भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। यदि मैं अपने यहाँ पे लिख रही हूँ कि मैंने 10,000 की पेमेंट करी है, तो मैं यहाँ पे भी उसको रिकॉर्ड करूंगी, और वही सेम चीज देखा जाए तो मेरे पासबुक में भी वह चीज रिकॉर्ड होनी चाहिए, है कि नहीं। कि यदि मैं बोल रही हूँ कि मुझे 10,000 बैंक से रिसीव हो रहा है, तो मैंने तो बैंक कॉलम में एंट्री कर दी, और वही चीज मेरे पासबुक में भी डिपॉजिट की एंट्री होनी चाहिए कि भाई 10,000 डिपॉजिट कर दिया, मैंने डिपॉजिट किया, मैं अपने कॉलम डेबिट साइड पर ये चीज दिखाऊंगी। परंतु बैंक जब डिपॉजिट होता है, बैंक में कुछ डिपॉजिट होता है, तो वो क्रेडिट साइड पर होता है। पर वो जो भी है, होना तो सेम चाहिए, है ना। सारी चीजें सेम होनी चाहिए। मैंने 1 लाख की यदि पेमेंट कर रही हूँ बैंक से, यहाँ शो कर रही हूँ, भाई 1 लाख वहाँ बैंक पासबुक में भी शो होना चाहिए। मतलब चीजें एकदम एग्जैक्ट इक्वल होनी चाहिए हर जगह, दोनों जगह। परंतु किसी रीजंस की वजह से चीजें सेम नहीं हो पाती हैं। कई बार यहाँ वैल्यू कम ज्यादा रह जाती है आपकी बैंक बैलेंस। आखिर में हमें देखना क्या है, बैंक बैलेंस देखना है। ये भी आपका बैंक बैलेंस बताएगा, पासबुक भी आपका बैंक बैलेंस बताएगी, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि कई बार यहाँ का बैंक बैलेंस कभी कम ज्यादा आ रहा है और पासबुक के अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस कम ज्यादा आ रहा है। होना तो नहीं चाहिए, होना तो हमेशा इक्वल ही चाहिए, पर कई बार डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो वही रीजंस हमें फाइंड करना होता है कि किन कारणों की वजह से वो डिफरेंसेस आए हैं, और फिर उन रीजंस को हम रेक्टिफाई या फिर रिकाउंसिल, बेसिकली बोले तो रिकाउंसिल करते हैं, चेक करते हैं कि क्यों ये रीजन आए, और फिर उसकी सही एंट्री हम लोग करते हैं। या तो यहाँ पे डिफरेंस है तो यहाँ पर इसको चीज़ों को चेंज करेंगे, या फिर बैंक के साइड से कोई चीज़ें डिफरेंट हैं तो वहाँ पर हम उसको रिकाउंसिल करेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सभी को? तो यही है, इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम बनाते हैं क्या, अपना बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट, जो कौन बनाता है, एक अकाउंट होल्डर। क्लियर? समझ में आ गया? अभी हम फर्दर क्लासेस में ये सब कुछ सीखेंगे भी, और रीजंस भी जानेंगे कि किन कारणों की वजह से बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट बनाया जाता है और क्यों डिफरेंस आता है हमारे बैंक कॉलम के बैलेंस के अकॉर्डिंग और पासबुक के बैलेंस के अकॉर्डिंग, क्यों डिफरेंस आता है। रीजंस भी हम लोग फर्दर क्लासेस में समझेंगे। क्लियर? समझ में आया? चलो, तो आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था मीनिंग और इम्पोर्टेंस, जो हमको बैंक रिकाउंसिलेशन के बारे में
समझना था। आई होप समझ में आ गया होगा। ये जनरल से एक इंट्रोडक्शन था जहां पर हमने बैंक रिकाउंसिलेशन का मीनिंग समझा और इसको बनाने की क्या ज़रूरत है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसको समझा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको करना क्या है, लाइक शेयर कर देना, अपने दोस्तों को भी बता देना भाई कि वो भी डेली आ जाए और इस चैप्टर को यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, राइट। तो फिलहाल आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है मैग्नेट ब्रेन्स को, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोर्सेज की यदि बात करूँ तो भाई सीबीएसई बोर्ड के अलावा यहाँ पर हम आपको अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम प्रोवाइड करते हैं, राइट। और यदि कोर्सेज देखना है तो आप जा सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, हमें सर्च करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स को तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपके क्लास के हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का आपको हर एक टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिल जाएगा और टॉपिक वाइज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड भी कर सकते हो या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर भी आप हमारे कोर्सेज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में एक्सप्लोर कर सकते हो। यदि आप लोग अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पे भी आप हमें फॉलो करके अपनी लर्निंग को और भी बेहतर बना सकते हो। लाइक शेयर ज़रूर करना चैनल को, मतलब वीडियो को, आज के सेशन को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यदि आप लोग अवेल करना चाहोगे ई बुक्स या फिर ई नोट्स तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं और अवेल भी कर सकते हैं, राइट। तो करना क्या है, लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के एक नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।